Hello student, today we will discuss about electron gain enthalpy और electron affinity। तो यहाँ हम लिखते हैं electron gain enthalpy। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि इससे पहले हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था और आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग क्या बात करते थे कि यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते थे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद हमारे पास क्या बनता था, कैटायन बनता था। क्या बनता था? कैटायन। अब यहाँ स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं, कई स्टूडेंट, कि ये अगर एक एनर्जी थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी एक एनर्जी थी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो कई बच्चे सोच लेते हैं कि ये एक एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अप्लाई की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ डिफरेंट तरीके की एनर्जी है, ये रिलीज ऑफ एनर्जी है। तो यहां अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज द एनर्जी रिलीज when an electron is transferred from an isolated gaseous atom to another isolated gaseous atom। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब यहां आप इस वर्ड को देखो, ये रिलीज ऑफ एनर्जी है, रिलीज ऑफ एनर्जी या फिर द एनर्जी रिलीज और चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी भी आप लोग लिख सकते हो कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे आइसोलेटेड गैसेस एटम पे, तो वहां उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के चलते हुए जो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है या चेंज इन एनर्जी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को IE से शो करते थे, इसे हम लोग EGE से शो करेंगे। मतलब ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट हो रहा है कि आपके पास कोई एटम है, कोई मेटल है, मान लो मैं एटम की बात कर लूं, इन द गैसियस फॉर्म ये है, इसमें आप लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हो, तो ऐड कराते वक्त क्या होगा, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये भी गैसियस आयन होगा। और प्लस में क्या होगा? रिलीज ऑफ एनर्जी, या फिर और आप लोग कह सकते हो थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, इस एनर्जी रिलीजिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब जितनी यहां एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग उस एटम का क्या मानेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। अब यहां से आगे इसके अंदर कुछ पॉइंट्स की बात हम लोग करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट्स की बात करूं, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? आप लोग इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, kcal पर मोल में, और किलो जूल पर मोल में भी आप लोग इसको क्या कर सकते हो? यूनिट इसकी कह सकते हो। ये इसकी 3 यूनिट होंगी। इसके बाद कुछ और बातें इसके बारे में, जो ये पूरी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब आप लोग यहां देख रहे हो, यहां रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है, ये रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है, और रिलीज ऑफ एनर्जी किसी सिस्टम से होना वो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। यहां के बाद बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, गैसेस एटम आप लोग लिख सकते हो, एनायन विल बी फॉर्म्ड। एनायन will be formed। मतलब ये भी एक केस है कि एनायन मिलेंगे हमें। हालांकि कभी कभी इस तरीके से भी होगा कि अगर आप लोग, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मान लो ये मेटल है, ऊपर मैंने आपको रिएक्शन दिखाई है, गैसियस फॉर्म में ये आया, इसने जाके क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया और जाके क्या बन गया? एनायन। तो ये एनायन बन गया।
ठीक है। अब इसके बाद मान लो कोई एक मेटल है M2 पॉजिटिव है, कोई M2 पॉजिटिव, इसने किसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो अब ये एनायन तो नहीं बनेगा, बट इसका जो ये चार्ज है ये कम हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस किस तरफ जा रहा है, एनायनिक फॉर्म की तरफ जा रहा है, तो ये जब गेन करेगा तो ये बन जाएगा M पॉजिटिव, और M पॉजिटिव है तो ये कैटायन, बट एज कंपेयर टू दिस इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो जनरली हम लोग कह रहे हैं कि बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, किसी एटम के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो वहां एनायन फॉर्म होते हैं जनरल फॉर्म में। तो ये कुछ इसके अंदर पॉइंट्स थे। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें कि अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, जैसे हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस करते थे, IE1, IE2, IE3, और हम कहते थे कि जो IE2, IE3, और हम कहते थे कि यहाँ IE1 क्या होगी, सबसे कम होगी, IE2 सबसे फिर ज्यादा होगी, और IE3 क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब मैं इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंसीडर करूं, मैं लिखता हूं EgE1, फिर मैं लिखता हूं EgE2, उसके बाद हम लोग बात करते हैं EgE3 की। अब इनमें कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा वो हमें पढ़ना है। उससे पहले मैं स्टूडेंट आपको एक बात बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसको हम लोग कम या ज्यादा में नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं कि मोर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी। अब वो रिलीज ऑफ एनर्जी ज्यादा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव की टर्म्स में पढ़ता हूं। मींस या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। और इसी के बेस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी एटम के लिए फाइंड आउट करेंगे। मतलब किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पावर क्या होगा, क्या उसका पावर मोर नेगेटिव होगा या उसका पावर लेस नेगेटिव होगा, इसी के बेस पे हम लोग इसको लेके चलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आपको ज्यादा या कम नहीं कहना है, उसके आगे एक वर्ड लगेगा मोर नेगेटिव या फिर क्या, लेस नेगेटिव। अब यहां आ जाओ, EgE1, EgE2 एंड EgE3 आपके सामने है। अब मैं आपके सामने एक बोतल रख रहा हूं, और इस बोतल को आप लोग समझ लो कि ये कोई एटम ही है, और मैंने क्या किया है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को यहां इस तरीके से डाल दिया है। मतलब इसने, इस बोतल ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक्सेप्ट करेगा तो यहां क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी यहां होगा। और रिलीज ऑफ एनर्जी अगर किसी सिस्टम में से हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि डेल HEG मींस इलेक्ट्रॉन गेन, डेल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहां आप लोग ध्यान से देखो कि इस बॉटल के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को डाला, तो यहां से इस सिस्टम में से क्या हुआ, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर इस बॉटल में लगा के चले तो इस बॉटल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट किया तो क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद एनर्जी को क्या किया है, रिलीज किया है। और रिलीज किया है तो हम लोग बोलेंगे कि डेल HEG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मींस यहां नेगेटिव वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी बॉटल को फिर से, इसी बॉटल के अंदर जो पहले से इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड अप करता हूं। मतलब ये आपका क्या लगा है, EgE1 लगा है। ये आपका क्या हो गया है, EgE1। इसके बाद अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने जा रहे हो। अब देखो क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो जाने के बाद ये वापस बैक मारेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा ये वापस बैक मारेगा। अभी बैक किस वजह से मार रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन पे पहले से कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस इलेक्ट्रॉन पे भी क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठा है इस बॉटल के अंदर, वो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जब ये इसके अंदर एंटर करेगा तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो इन दोनों बॉटल के अंदर डिफरेंस क्या हो गया कि ये वाली बॉटल तो इजीली से इलेक्ट्रॉन को क्या कर पा रही है, एक्सेप्ट कर पा रही है, लेकिन ये वाली बॉटल जो है इजीली से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट हुआ कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव। इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, मोर नेगेटिव। अब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन ही नहीं किया है, मतलब अगर ताली बजेगी तो ही साउंड आएगी। अब ताली बजी ही नहीं है तो साउंड कहां से आएगी। यहां वो क्लैप हुआ है, यहां वो ताली बजी है, लेकिन यहां ताली नहीं बजी है। यहां ताली बजाने जा रहे थे लेकिन तभी की तभी क्या हो गया, कोई डिस्टर्बेंस आ गई, कोई रिपल्शन क्रिएट होगी तो ताली बजी ही नहीं। अब बजी नहीं तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। मींस रिलीज ऑफ, अब पॉजिटिव किस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को इसमें एंटर कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसे धक्का लगा के, इसके ऊपर प्रेशर लगा के बॉटल को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और किसी सिस्टम में अगर आप एनर्जी अप्लाई करते हो, यहां में कोई एनर्जी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इसमें एंटर कराना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इस पे प्रेशर लगाना पड़ेगा, इस पे जोर लगाना पड़ेगा। और जोर लगाने के साथ साथ क्या होगा कि मैं सिस्टम के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं।
और प्रोवाइड करने का मतलब क्या हो गया, किसी सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि उस सिस्टम के लिए एनर्जी क्या होती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है। तो मतलब इसके लिए तो लगी EgE1, इसके लिए क्या लगी EgE2। तो EgE1 तो क्या हुई नेगेटिव और EgE2 क्या हो गई पॉजिटिव। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी तरीके से आपने इस इलेक्ट्रॉन को भी इसमें एंटर करा दिया, फिर आप थर्ड बोतल लेके आओगे, मतलब थर्ड पार्ट इसी बोतल का। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब इस इलेक्ट्रॉन को तीसरे इलेक्ट्रॉन को इसमें एंटर करा रहे हो, तो यहां क्या अप्लाई हो रहा है, EgE3 अप्लाई हो रहा है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा रिपल्शन इससे फील करेगा, तो मतलब हमें इस इलेक्ट्रॉन को इसमें एंटर कराने के लिए यहां से भी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ये और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि EgE1 हमेशा क्या होगा नेगेटिव, लेकिन EgE2 एंड EgE3 हमेशा क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो EgE1 हमेशा क्या होगी मोर नेगेटिव, और EgE2 फिर क्या होगी लेस नेगेटिव, और EgE3 क्या होगी मोर पॉजिटिव। मतलब ये जो है यहां आप लोग मोर पॉजिटिव का केस कहोगे और यहां आप लोग क्या कहोगे मोर नेगेटिव का केस कहोगे। EgE2 भी क्या होगा, धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो किसी एटम के अंदर तो वो इजीली से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है और जो उसके अंदर पहले प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं रिपेल। और मुझे अगर इस रिपल्शन को खत्म करना है तो मुझे इसमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी मैं इस इलेक्ट्रॉन को इसमें एंटर करा सकता हूं। तो यहां स्टूडेंट ध्यान रखना EgE1 हमेशा क्या होगी मोर नेगेटिव, और सबसे लेस नेगेटिव कौन होगी EgE3। तो आप लोग यहां लिख सकते हो कि EgE1 इज ऑलवेज नेगेटिव, EgE3, E2 और EgE3 इज पॉजिटिव फॉर ए पर्टिकुलर एटम। किसी एक एटम के लिए अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं ऑक्सीजन लिख लूं, ऑक्सीजन को मैंने लिखा तो ऑक्सीजन क्या हो गया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो ये क्या बना O नेगेटिव, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन फिर आप लोग O नेगेटिव के अंदर ही एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हो तो ये O2 नेगेटिव तो बनेगा, बट यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। किसकी वैल्यू, डेल HEG की, डेल HEG की। कहाँ गया डेल HEG हमने लिखा था, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल HEG के थ्रू, तो कहाँ मिस हो गया दिख नहीं रहा है, ये रहा डेल HEG की वैल्यू जो है यहाँ क्या होगी पॉजिटिव और यहाँ क्या होगी नेगेटिव। इसमें एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो और ज्यादा क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, कि इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन आइसोलेटेड गैसेस एटम टू अनदर आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराते हो, इलेक्ट्रॉन को पहुंचाते हो, तो वहां रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। रिलीज ऑफ एनर्जी हम लोग क्या कह देंगे इसको थर्मल एनर्जी। यूनिट्स क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, KCl पर मोल, किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है। बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम एनायन विल बी फाउंड। मतलब जनरली हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी सब्सटेंस है वो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो एनायनिक फॉर्म की तरफ जा रहा है। जैसे मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये क्या बना M नेगेटिव और ये क्या बन गया एनायन। सिमिलरली अगर आप M2 पॉजिटिव के अंदर, ये हालांकि कैटायन रहेगा लेकिन इसका जो चार्ज है वो एज कंपेयर टू दिस क्या हो जाएगा कम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था EgE1, EgE2 एंड EgE3। मतलब आप पहला इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कराते हो तो उसके लिए EgE1 की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, लेकिन EgE2 और EgE3 क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ट्रेंड्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड किस तरीके से वेरी करता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से वेरी कर रही थी। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर साइज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सी लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। साइज क्या होगा कि विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम, अगर एटम का साइज इंक्रीज होता है सो लेसर
will be the attraction of nuclear charge on outer orbital। मतलब अगर आपका साइज एटम का क्या है, लार्ज है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियर चार्ज की वो बाहर वाले ऑर्बिटल पे जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा उस पे वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देयर विल बी अट्रैक्शन, सो लेसर विल बी द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर ऑर्बिटल। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका, ये आउटर ऑर्बिटल है यहाँ, तो इस पे अट्रैक्शन पावर क्या है, ज्यादा। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आउटर ऑर्बिटल है यहाँ, इस पे अट्रैक्शन पावर क्या है, कम। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो साइज का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस साइज अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज क्या, लेस नेगेटिव, और अगर साइज कम तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज क्या, मोर नेगेटिव। सेकंड पॉइंट इसी से रिलेट हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम वही कॉन्सेप्ट, मोर द जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, मोर द जेड इफेक्टिव, मोर विल बी द अट्रैक्शन on outermost shell electron। अब मोर विल बी द अट्रैक्शन होगी आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे, सो मोर नेगेटिव विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन जो वो इजीली से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी, मोर नेगेटिव, और अगर जेड इफेक्टिव कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, लेस नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आप लोग खुद गैस कर सकते हो शील्डिंग इफेक्ट किस तरीके से बिहेव करेगा। पुअर द शील्डिंग इफेक्ट, पुअर द शील्डिंग इफेक्ट, पुअर द शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज को इलेक्ट्रॉन ने अच्छे तरीके से कवर अप नहीं किया हुआ। मींस न्यूक्लियर चार्ज के पास टेंडेंसी है किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अपना अट्रैक्शन पावर पहुंचाने की। पुअर द शील्डिंग इफेक्ट, मोर विल बी द tendency for nuclear charge to attract the outer electron। ठीक है, मींस कि जब जो शील्डिंग इफेक्ट जब कम होगा, पुअर होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज जो बाहर के इलेक्ट्रॉन को इजीली से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। अब इससे क्या पता चल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है। शील्डिंग इफेक्ट जितना बेकार होगा, जितना पुअर होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय शील्डिंग इफेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये हो गए एक दूसरे के थ्रू। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड क्या, शील्डिंग इफेक्ट। में जितना पुअर इलेक्ट्रॉन गेन, जितना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, न्यूक्लियर चार्ज के पास उतना ही टेंडेंसी हो जाएगा अट्रैक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। सब आप लोग समझ सकते हो बहुत इजी से। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, फोर्थ पॉइंट वही हो जाएगा आपका कि जब आपके हाफ फील्ड स्टेबल एलिमेंट होंगे या एटम होंगे, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, तो इनके केस में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगा वो क्या रहेगा, मोर पॉजिटिव रहेगा। मीन्स यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज आपके आएंगे क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहेंगे। दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन।
दैट्स वाई अगर इलेक्ट्रॉन ही गेन नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये आपके फैक्टर्स थे जो किसको अफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ट्रेंड्स के बारे में कि इसके ट्रेंड्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड क्या कहते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कई सारी एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्रेंड जनरली क्या कहता है वो पहले डिस्कस करते हैं कि इसका ट्रेंड किस तरीके से वेरी करता है। तो यहां हम लोग लिखते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक ट्रेंड्स इन ट्रेंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है इन ए पीरियड। इन पीरियड के अंदर क्या कहता है कि अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट चलते हो, लेफ्ट से राइट गए, तो आपका जो साइज है, एटम का जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज। साइज क्या होगा, डिक्रीज। इसके बाद न्यूक्लियर चार्ज मींस जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, मींस जो न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका जितना ज्यादा इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा उसका पावर होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतनी क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद इन ए ग्रुप टॉप से बॉटम जब आप लोग आओगे, ये जनरल ट्रेंड की बात की है, टॉप से बॉटम जब हम लोग आएंगे तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज जो है साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, सॉरी साइज इंक्रीज यहां होता है, साइज इंक्रीज होगा टॉप से बॉटम में इन ए ग्रुप। तो साइज अगर इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या, डिक्रीज, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो ये पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर इनका ट्रेंड वेरी कर रहा है कि जनरल ट्रेंड जो वो क्या कहता है कि लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसकी वैल्यूज इंक्रीज होंगी, मोर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और टॉप से बॉटम में क्या आएंगी, लेस नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। और आप लोग अगर ध्यान से देखो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पीरियोडिक टेबल में सेम तरीके से वेरी करते हैं, वेरी सेम इन पीरियोडिक टेबल, दोनों सेम तरीके से वेरी करते हैं। अब इनके अंदर क्या एक्सेप्शनल केस है, उन एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शनल केस इसके अंदर प्रेजेंट है। अब एक्सेप्शनल केस क्या हो सकते हैं कि मैं अगर पीरियड के अंदर बात करूं, एक्सेप्शनल केस इन पीरियड, सबसे पहले हम लोग पीरियड के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शनल केस पीरियड में क्या क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, जब आप लोग पीरियड के अंदर चलते हो, फर्स्ट जो एक्सेप्शनल केस आपका होगा पीरियड के अंदर क्या होगा कि जो आपके कार्बन और नाइट्रोजन का केस है, कार्बन एंड नाइट्रोजन का केस, उसके बाद सिलिकॉन एंड किसका केस, फास्फोरस का केस, इसके बाद जर्मेनियम एंड किसका केस, आर्सेनिक का केस, जर्मेनियम के बाद टिन और जो आपका यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो आएगा Sb, एंटीमनी, इनका जो केस होगा। अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जहां फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी होगी वहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी, मोर पॉजिटिव हो जाएगी। आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात जब करते हो तो ये हाफ फिल्ड स्टेबल होगा, ये क्या होगा, हाफ फिल्ड स्टेबल, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस भी क्या होगा, हाफ फिल्ड स्टेबल, आर्सेनिक भी क्या होगा, हाफ फिल्ड स्टेबल, और एंटीमनी भी क्या होगा, हाफ फिल्ड स्टेबल होगा। मतलब कि क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, व्हेन दीज गेन द इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3, ये हाफ फिल्ड स्टेबल हो रहा है। अब इसमें अगर आप लोग एक इलेक्ट्रॉन गेन करा देते हो तो ये बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4। ये ध्यान से समझना, मैंने कहा है कि एक्सेप्शनल केस इन पीरियड कार्बन नाइट्रोजन का, सिलिकॉन फास्फोरस, जर्मेनियम आर्सेनिक एंड जो आपका टिन एंड किसकॉन एंटीमनी, व्हेन दे
गेन द इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब इसकी क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 1s2 2s2 2p4। अब आप लोग देखो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, डिस्टर्ब द स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसने अपनी जो स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसको क्या कर लिया, डिस्टर्ब कर लिया है, और जो ये चाहेगा नहीं, और डिस्टर्ब कर दिया है तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्टर्ब होने के बाद क्या हो जाएगा कि इनकी जो वैल्यूज होंगी ये इजीली से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल है। जिनके अंदर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी या फुल फील्ड स्टेबिलिटी होगी वो इजीली से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे, तो इनका जो वैल्यूज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या कर लिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लिया, तो मोर पॉजिटिव वैल्यूज इनकी हो जाएंगी। अब अगर कार्बन की बात करो आप लोग, कार्बन के केस में क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा देते हो तो 1s2 2s2 एंड 2p3 हो जाएगा। अब देखो यहां क्या हुआ है, इसने एक अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। मतलब यहां पे अनस्टेबल था, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहां पे ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में कोई भी जो स्टेबल इंसान है, कोई भी स्टेबल बॉडी है, वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहेगी, और जो स्टेबल नहीं है वो स्टेबिलिटी को क्या करना चाहेगा, हासिल करना चाहेगा। तो ये बहुत उतावला था, कार्बन बहुत उतावला था इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, तो इसने बहुत झट से इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, मोर नेगेटिव वैल्यूज इसकी आ जाएंगी। ये पहले से स्टेबल था नाइट्रोजन, लेकिन फिर जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, मैंने आपसे कहा कि जो स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली से एंटर नहीं कराएगा, तो हमें उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ऐड कराया है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें मैंने ऐड कराया है, ये बाय अप्लाइंग द एनर्जी कराया है, और अप्लाइंग द एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि इनके लिए जो वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, मोर पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी, और इनके लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मोर नेगेटिव। और ये सबके साथ अप्लाई होगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टिन एंड क्या, एंटीमनी। इसके बाद जो लास्ट आता है आपका वो लेड है। इस टिन के बाद क्या आता है, लेड, पीबी, एंड यहां क्या आएगा आपका जो बिस्मिथ। इनके केस में केस अपोजिट है, यहां बिस्मिथ की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्या, लेड, और यहां कार्बन की ज्यादा, सिलिकॉन की ज्यादा, जर्मेनियम की ज्यादा, और टिन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट क्या होगी, मोर होगी। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझे तभी आपको ये बात समझ में आएगी। मैं फिर से कह देता हूं, दीज आर हाफ फील्ड स्टेबल, ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहेंगे। अगर हम इनमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो जबरदस्ती का मतलब क्या हो गया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बोतल में हमें एनर्जी लगानी पड़ी थी, यहां भी ये स्टेबल है तो हमें इनके अंदर एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी फॉर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। जब मैं एनर्जी को अप्लाई करूंगा तो इनके लिए वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे बहुत जल्दी से, बहुत रैपिडली से, क्योंकि ये जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ये हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा और ये स्टेबिलिटी हासिल करना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को झट से गेन करेंगे, हमें इनके अंदर एनर्जी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इनके लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मोर नेगेटिव वैल्यूज। तो दीज आर द एक्सेप्शनल केस इन द पीरियड्स। जब आप पीरियड के अंदर जाओगे, आपसे कोई कहने लगे कि कार्बन और नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, तो कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, नीचे आते चले जाओगे जर्मेनियम और फिर क्या, टिन। लेकिन लेड और बिस्मिथ का केस अपोजिट होगा, दिस इज ड्यू टू द यहां एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, एफ ऑर्बिटल आ जाते हैं, तो उस वजह से इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहां जनरेट हो जाता है। इसके बाद और एक्सेप्शनल केस की बात अगर मैं पीरियड के अंदर करूं, सेकंड एक्सेप्शनल केस की अगर हम लोग बात करते हैं यहां, तो इसमें आप लोग कह सकते हो कि पीरियड के अंदर और हमें कोई एक्सेप्शनल केस देखने को नहीं मिलेगा, यही आपके एक्सेप्शनल केस होंगे। यहां के बाद आप लोग ग्रुप की बात कर सकते हो, एक्सेप्शनल केस इन ग्रुप्स। एक्सेप्शनल केस इन ग्रुप, पीरियड के मैंने आपको एक ही जगह सारे के सारे बता दिए, यहीं की ही मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब अगर मैं बात करता हूं एक्सेप्शनल केस इन ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर क्या होगा, पहला जो केस होगा, पहले केस की अगर मैं बात करूं तो यहां आप लोग कह सकते हो कि अगर आप लोग कंपेयर कर सकते हो बोरोन और एल्यूमिनियम को, बोरोन के बाद कार्बन और किसको, सिलिकॉन को, कार्बन के बाद नाइट्रोजन और किसको, फास्फोरस को, ऑक्सीजन एंड सल्फर को, फ्लोरीन एंड किसको, क्लोरीन को, इनको अगर आप लोग कंपेयर करो तो ये आते हैं टॉप से बॉटम, ये आएंगे क्या, टॉप से बॉटम। अब टॉप से बॉटम अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया
कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि टॉप से बॉटम जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, कार्बन का एल्यूमिनियम का बोरॉन से ज्यादा रहेगा, सिलिकॉन का कार्बन से, फास्फोरस का नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से जो सल्फर का ज्यादा रहेगा, और क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगा। अच्छा, आप एक पीरियड के अंदर आप एक और एक्सेप्शनल केस कह सकते हो नोबल गैसेस का, जो बताने की जरूरत नहीं थी, पहले से आप लोगों को क्लियर कर दिया था। वो भी क्या हो गया, फुलफिल्ड स्टेबल हो गए हैं। तो फुलफिल्ड स्टेबल होने के बाद नोबल गैसेस के पास भी टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, एक्सेप्ट करने की। तो ये एक्सेप्शनल केस आपके पीरियड के थे, हाफ फिल्ड फुलफिल्ड स्टेबिलिटी का। अब एक्सेप्शनल केस किसका, ग्रुप का। यहां मैं कार्बन और बोरोन और एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, कार्बन सिलिकॉन की, नाइट्रोजन फास्फोरस की, ऑक्सीजन सल्फर की, एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन की। मैं डिस्कस करता हूं फ्लोरीन और क्लोरीन का केस, बाकी केस आप लोग अपने आप समझ जाओगे। देखो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 1s2 2s2 एंड 2p5। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। 9 के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 17 के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ध्यान से देखो, इनके ये दोनों वैलेंस शेल हैं, ये इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, और यहां ये इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। अब यहां देखने वाली बात क्या है कि यहां वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल 7, और यहां भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल 7। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये एक स्मॉल साइज में बैठे हैं। स्मॉल साइज की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। फ्लोरीन का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। और ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये किस में बैठे हैं, लार्ज साइज में बैठे हैं। ये किस में बैठे हैं, लार्ज साइज में। अब आप लोग इधर आओ, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि मेरे पास ये एक ट्रेन है जिसमें एक ही बोगी है, एक ही कोच है, एक ही डिब्बा है, और एक ये ट्रेन है मेरे पास जिसमें 3 डिब्बे हैं। अब क्या हो रहा है कि यहां दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ पीपल बैठे, मान लो मैं 7 कह दूं। अब जो 7 जो लोग हैं वो इसके अंदर बैठे हैं, इस डिब्बे के अंदर बैठे हैं, और ये इजीली से आ भी नहीं रहे हैं इस डिब्बे के अंदर। तो ये 7 लोग मैंने इसमें प्लेस करा दिए। अब ऐसे 7 जो लोग हैं या 7 पीपल हैं वो इनके अंदर बैठे हैं, तो यहां स्पेस ज्यादा है, ये अलग अलग डिब्बे में के अंदर बैठ सकते हैं। तो यहां ये इजीली से इस तरीके से प्लेस हो गए। अब क्या होगा कि ये ट्रेन चलती जा रही है, कोई स्टेशन आया, वहां एक बॉडी खड़ी है। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो ये बॉडी कहां एंटर इजीली से कर पाएगी। ये बॉडी इसके अंदर इजीली से एंटर कर पाएगी, इसके अंदर ये इजीली से एंटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ साइज क्या है, स्मॉल, मींस कोच क्या है एक ही, लेकिन रिपल्शन क्या है, ज्यादा। इन सब के बीच में आपस में रिपल्शन है, अगर ये बॉडी भी इसमें जाएगी तो ये रिपल्शन इतनी ज्यादा क्रिएट कर देगा कि ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मींस यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में प्रेजेंट हैं और वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक लार्ज साइज में बैठे हैं, एक स्मॉल साइज में, तो जो लार्ज साइज होगा, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आप उसमें डालोगे तो जो लार्ज साइज होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली से एक्सेप्ट कर लेगा। यहां भी वही केस होगा कि क्लोरीन के अंदर क्या हो रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन लार्ज साइज में बैठे हैं और यहां 7 इलेक्ट्रॉन स्मॉल साइज में बैठे हैं। अब आप इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन अगर प्लेस करा दोगे तो क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को इजीली से एक्सेप्ट करा लेगा एज कंपेयर टू क्या, फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन के अंदर जो 7 इलेक्ट्रॉन वो स्मॉल साइज में, जितना स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। और अगर आप उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब जब फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता तो इसके लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मोर या लेस नेगेटिव, या फिर और आप लिख सकते हो मोर पॉजिटिव वैल्यूज इसके लिए हो जाएंगी। इसके बाद क्लोरीन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली से चला गया क्योंकि लार्ज साइज है, तो फिर क्या हो जाएगा कि यहां केस क्या हो जाएगा कि यहां वैल्यूज क्या होंगी, मोर नेगेटिव। यहां वैल्यूज क्या होंगी, मोर नेगेटिव। अच्छा, ये जो ट्रेंड है केवल इनके बीच में लाई करता है। इसके बाद ब्रोमीन का साइज बेशक से लार्ज है, लेकिन ट्रेंड अब बिल्कुल जो है सेम तरीके से, जैसे जनरल ट्रेंड हम लोग कहते हैं उस तरीके से वेरी करेगा। मतलब अगर मैं यहां ट्रेंड की बात करूं, फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, एंड देन फिर से क्लोरीन की ग्रेटर हो जाएगी, किससे, ब्रोमीन से, एंड किससे, आयोडीन से। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ये ब्रोमीन और आयोडीन पे अप्लाई नहीं होगा, ये केवल फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ एप्लीकेबल होगा। इसके बाद का ट्रेंड एज इट इज वेरी करेगा, जैसे हम जनरल ट्रेंड बोल रहे हैं। अच्छा, जो केस मैंने आपको यहां समझाया वही केस
ये जो है ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ लाई करेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ, कार्बन सिलिकॉन के साथ, बोरोन एल्यूमिनियम के साथ। दीज एलिमेंट्स, दीज एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड जो है क्लोरीन, इनका साइज लार्ज है, तो दे हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन वेरी रैपिडली या वेरी इजीली। इस वजह से इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव, और इनका क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोरोन और एल्यूमिनियम में क्या कंपैरिजन है, कार्बन सिलिकॉन में क्या कंपैरिजन है, नाइट्रोजन फास्फोरस में क्या कंपैरिजन है, ऑक्सीजन सल्फर में क्या कंपैरिजन है, एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन में क्या कंपैरिजन है। तो ये तो बात हुई ग्रुप के एक्सेप्शनल केस की। इसके अंदर और भी ग्रुप से और भी एक्सेप्शनल केस है, उसकी बात अभी हम लोग करते हैं। पीरियड का मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, तो एक बार इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अब ग्रुप के अंदर दूसरे केसेस, जो दूसरे एक्सेप्शनल केस हैं। अब अगर मैं बात करूं ग्रुप के अंदर दूसरे एक्सेप्शनल केसेस की बात अगर हम लोग करते हैं, अगर आप ग्रुप नंबर 1 की बात करो और ग्रुप नंबर 2 की बात करो, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 के अंदर हम लोग कह देते हैं एल्कली मेटल प्रेजेंट होते हैं, एल्कली मेटल। और ग्रुप 2 में क्या होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 में एल्कली मेटल और ग्रुप 2 में क्या होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1 और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो ये बन जाते हैं NS2। और इन्होंने क्या हासिल कर लिया, अपनी स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में बहुत खुश है, और गेन करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये NS2 हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा, तो स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहां जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन कराओगे तो S तो फुल है, S में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो फुल है। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो NS2 तो यहां रहेगा, और ये किस में जाएगा, NP1 में। अब इसने क्या कर दिया है, लूजिंग द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोग समझ गए होंगे, ये अगर अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लूज कर रहा है तो क्यों लूज कर रहा है, कि हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को इजीली से एक्सेप्ट नहीं करने दिया, हमने उसके ऊपर एनर्जी लगाया, तब ये जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि ये पहले से स्टेबल था। और कोई पार्ट अगर स्टेबल है तो वो अपनी एनर्जी, वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया है, बाय अप्लाइंग द एनर्जी ऐड हुआ है, तो इनके लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, और इसके लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। मींस ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या करेगा, इजीली से एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें यहाँ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक और एक्सेप्शनल केस था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को लेके इन केस ऑफ ग्रुप्स। अब एक और बात मैं इनके बारे में आप लोगों को बता दूं कि जनरली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो 0 माना जाता है, बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते हैं बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल कराए जा सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू। मींस जनरली इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग कंपेयर करें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को, तो ग्रुप 1 वालों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा, ज्यादा होगा, और एज कंपेयर टू क्या, ग्रुप 2 वालों से। तो ये आपके इसके अंदर एक्सेप्शनल केस थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। मैंने सारे के सारे एक्सेप्शनल केस आपको बता दिए। इधर थोड़ी देर पहले मैंने पीरियड के बताए थे, उसके बाद ये मैंने ग्रुप्स के एक्सेप्शनल केस बताए हैं। अब एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कई बुक्स के अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा देखते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बता देता हूं, केवल अपोजिट साइन का डिफरेंस है। अपोजिट साइन, अपोजिट साइन किस तरीके से, कि अगर मैं लिख दूं कि फ्लोरीन, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं फ्लोरीन इन गैसियस फॉर्म, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये क्या बना, F नेगेटिव इन गैसियस फॉर्म। इसके लिए जब आप लोग डेल HEG लिखोगे, मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब लिखोगे, तो इसको आप लोग नेगेटिव वैल्यू में शो करोगे, नेगेटिव वैल्यू इन किलो जूल, नेगेटिव वैल्यू इन KCl पर मोल, या फिर नेगेटिव वैल्यू फॉर नेगेटिव वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद अगर आप लोग फ्लोरीन को फिर से इन गैसियस फॉर्म इलेक्ट्रॉन गेन कराते हो, ये फिर से क्या बनेगा, F नेगेटिव इन गैसियस फॉर्म। इसके लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करते हो, तो यही जो वैल्यू है, सेम वैल्यू किस में शो कर दी जाएगी,
पॉजिटिव में शो कर दी जाएगी। दोनों में केवल साइन का डिफरेंस है, बाकी सारी बातें सेम है। जो भी हमने फैक्टर पढ़े, जहां मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा वहां आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिख सकते हो। देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। केवल किसका डिफरेंस है? अपोजिट साइन का डिफरेंस है। मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अपोजिट साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन affinity. So this is all about the exceptional case, all about the definition, all about the factors and all about the properties या all about the characteristic of electron gain enthalpy. अब यहाँ के बाद कुछ छोटी मोटी बातें और लिख लेते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद जो इन द एंड हमें सिग्निफिकेंस क्या मिले हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब इसके सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सिग्निफिकेंस क्या होंगे, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट किसकी होगी? क्लोरीन की। क्योंकि हम सोच क्या रहे थे फ्लोरीन की होगी, लेकिन क्लोरीन ने फ्लोरीन को हरा दिया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को इजीली से एक्सेप्ट कर गया क्योंकि उसका साइज लार्ज था। दूसरा पॉइंट, noble gases have zero value for electron gain enthalpy. Third point, alkali metal and alkaline earth metal has almost zero value for electron gain enthalpy. Fourth point, more negative the value of electron gain enthalpy, more will be the oxidizing agent character for an element. अगर किसी एलिमेंट के पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा उसका मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, वो उतना ही स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने कंप्लीट आप लोगों को बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी काफी अच्छा टॉपिक है, पूरी डिटेल स्टडी उसकी आपको कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।